हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 19 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत WHO के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई थी। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है रोगी सुरक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, साथ ही जटिल या फिर हानिकारक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को सुधारना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुरक्षा उपायों को मजबूती देना। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रत्येक नवजात और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल। और इसका नारा है शुरुआत से रोगी सुरक्षा। और इसका लक्ष्य है बच्चे, खास तौर पे नवजात और ऐसे जो कि जन्म से लेकर 9 वर्ष की आयु तक के हैं, इनकी चिकित्सा देखभाल में होने वाले संभावित खतरों को पहचानना और साथ ही इन्हें सुरक्षित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंबु करंगल योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा अंबु करंगल योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 15 से 16 सितंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई, जो कि थायु मानवर कार्यक्रम के तहत इस योजना को लागू किया गया है राज्य में। और पहले चरण में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके की माता पिता नहीं है या फिर इनमें से एक नहीं है या फिर माता पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि दिव्यांग है या फिर जेल में है इत्यादि, इन्हें आर्थिक सहायता तौर पर प्रति महीने 2000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जब तक कि ये बच्चे स्कूल में होंगे तब तक, या फिर जब तक इनकी आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वर्तमान राज्यपाल है RN रवि। अब तमिलनाडु अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से, उत्तर में आंध्र प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में कर्नाटका से और पश्चिम में केरल से। इसके अलावा तमिलनाडु की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए प्रायोजक के तौर पर किसे चुना गया है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक के तौर पर अपोलो टायर्स को चुना गया है, जो कि महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट टीमों के लिए है और साथ ही सभी फॉर्मेट्स के लिए। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक कंपनी थी ड्रीम 11, यानी कि ड्रीम 11 की जगह ली है अपोलो टायर्स ने। और अपोलो टायर्स की अवधि रहेगी मार्च 2028 तक, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक के तौर पर अपोलो टायर्स मार्च 2028 तक जुड़ी रहेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोलो टायर्स। अगला सवाल है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो विपो के द्वारा। और साल 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 18वां संस्करण है। इसमें 139 देशों को शामिल किया गया है और इसमें इन देशों का आकलन किस आधार पर किया गया है? तो पहला है अनुसंधान और विकास, अगला है बौद्धिक संपदा का दर्जा, अगला है स्टार्टअप्स, इसके अलावा पूंजीवाद निवेश, इसके अलावा तकनीकी और ICT सेवाएं आदि इनमें शामिल हैं। और टॉप 5 देश इस सूचकांक में कौन से रहे हैं? तो पहला है स्विट्जरलैंड, अगला है स्वीडन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और अगला है सिंगापुर। और भारत इस सूचकांक में कहाँ है? तो भारत 38वें स्थान पर है साल 2025 के लिए जारी सूचकांक में, और भारत का स्कोर है 38.1 और साल 2024 में भारत 39वें स्थान पे था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38वें। अब विपो, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना साल 1967 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके सदस्य देश हैं 193 और भारत साल 1975 में विपो का सदस्य बना था। अगला सवाल है, हाल ही में संन्यास लेने वाले सैमुअल उमतीती किस खेल से संबंधित हैं?
तो सैमुअल उमटीटी हाल ही में इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं। साल 2018 में फ्रांस की विश्व कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य भी रह चुके हैं सैमुअल उमटीटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा हौले पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हौले पदक यह है क्या? तो दरअसल यह अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसकी स्थापना साल 1924 में की गई थी और इस अवार्ड का नाम अलेक्जेंडर लीमैन हॉले के नाम पे, जो कि ASME यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के चार्टर मेंबर थे और इन्होंने ASME के संस्थापकों के पहले मीटिंग की अध्यक्षता भी की थी। इंजीनियरिंग में ऐसी उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने की सार्वजनिक हित में योगदान दिए हों। और हाल ही में भारतीय इंजीनियर बाबा एन कल्याणी को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, जो कि भारतीय कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में। मूल रूप से पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी अद्वितीय इंजीनियरिंग में योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा एन कल्याणी। अगला सवाल है, हाल ही में सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव 2025 हाल ही में इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। कहाँ हुई है? तो मणिपुर में और साल 2025 में यह इसका 14वां संस्करण है और यह अगले 14 दिनों तक चलेगा। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है GI टैग प्राप्त सिरारा खोंग हथई मिर्च को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त कराने और बाजार तक इसकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन करवाया जाता है और साल 2022 में इसे GI टैग भी दिया गया था। सिरारा खोंग हथई मिर्च केवल सिरारा खोंग गांव मणिपुर में ही उगाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है और मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि। और मणिपुर अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में नागालैंड से, उत्तर पश्चिम में असम से, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से, ये तीनों राज्य हैं। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण पूर्व में सीमा साझा करता है म्यांमार से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला सवाल है, हाल ही में 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस दरअसल यह हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है और साल 2025 में 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है। दरअसल हैदराबाद रियासत को निजाम के शासन से आजादी और भारत में विलय के प्रतीक के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। दरअसल साल 1947 में आजादी के बाद ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन हैदराबाद के निजाम द्वारा भारत में विलय से इनकार कर दिया गया था। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल उस वक्त हैदराबाद का शासन मीर उस्मान अली के हाथों में था, जो कि हैदराबाद का 7वां निजाम था और उसने भारत में विलय से इनकार कर दिया गया। दरअसल निजाम चाहता था कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ऐसा कैसे होने देती भला? तब भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर साल 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन के तहत अगले 5 दिनों में भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और इसके बाद 17 सितंबर साल 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इसलिए इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन 9 से 11 सितंबर तक किया गया था। इसे पढ़ने में हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। तो इसका आयोजन 9 से 11 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो असम के गुवाहाटी में। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो भारत स्काउट एंड गाइड्स और साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन करवाया गया था। इसमें भागीदारी किनकी रही है? तो बिम्स्टेक देशों के 80 से ज्यादा युवा नेता इसमें शामिल हुए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को एक मंच प्रदान करना, साथ ही क्षेत्रीय सहयोग और समावेशिता को बढ़ावा देना। और इसका विषय या फिर थीम था 21वीं सदी के लिए नेतृत्व, समावेशी, विविधता, संवेदनशील और उत्तरदायी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। अगला सवाल है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 2025 इसका आयोजन 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर यानी कि आज तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में। यह 3 देशों के बीच आयोजित होने वाला बहुक्षेत्रीय सैन्य अभ्यास है। ये 3 देश कौन से हैं? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों की सुरक्षा, सहयोग एवं सामरिक क्षमता को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टे डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल था, हाल ही में पहले ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू। अगला सवाल था, हाल ही में सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, कार्लोस फेलिप जेरामिलो। अगला सवाल था, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मणिपुर उच्च न्यायालय। अगला सवाल था, शारदा हॉफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में पैसिफिक रिज अभ्यास 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, सिंगापुर।